दोस्तों सभी को नमस्कार। मेरा नाम पावेल फिलिप्पोव है। मैं अभी नोवा कंपनी के कार्यालय में हूँ और यहीं विश्व एयरशिप निर्माण का पुनरुत्थान होगा। ये यूरोप नहीं है, ये चीन नहीं है, ये यहाँ हमारे पास रूस में हो रहा है। हम मॉस्को में हैं और यहीं पर रूसी कंपनी यहाँ एयरशिप बनाएगी। रूस पहले ही दुनिया की सबसे बड़ी एयरशिप शक्ति था, जो तेजी से बढ़ा और लंबे समय तक अपनी नेतृत्व की स्थिति बनाए रखी। बड़े मालवाहक एयरशिप का पहला प्रोजेक्ट 19वीं सदी के 80 के दशक में कॉन्स्टेंटिन एडवार्डोविच त्सियोल्कोव्स्की ने प्रस्तावित किया था, लेकिन तब दुर्भाग्यवश उनके पास ऐसा उड़न यंत्र बनाने के लिए न तो कोई अवसर था और न ही साधन। उस समय रूसी साम्राज्य में एयरशिप का निर्माण नहीं किया जा रहा था। अन्य देशों में उनके विकास पर ध्यान नजर रखी जा रही थी ताकि इसे जल्दी किया जा सके। ऊंचा, मजबूत पहला घरेलू एयरशिप, जो एक प्रशिक्षण एयरशिप थी, 1908 में हवा में उठाया गया और जैसा कि आप अनुमान लगा सकते हैं, उसने अपनी तेजी में जर्मन जेपेलिन को पीछे छोड़ दिया और 1914 में रूस में 20 एयरशिप का सबसे बड़ा वायु बेड़ा था, जबकि जर्मनी के पास केवल 18 थे। हालांकि उन्होंने अपने जेपेलिन पहले बनाना शुरू किया था। यह माना जाता है कि एयरशिप निर्माण के युग का अंत जेपेलिन कंपनी के एयरशिप, विशेष रूप से हिंडेनबर्ग के दुर्घटनाग्रस्त होने से जुड़ा है, जो 6 मई 1933 को दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। लैंडिंग में एयरशिप भड़क गई और केवल 34 सेकंड में जलकर खाक हो गई। तब बोर्ड पर मौजूद आधे से अधिक लोगों को बचाने में सफलता मिली। 97 लोगों में से 36 की मौत हो गई, जो निश्चित रूप से एक त्रासदी है। लेकिन विमान दुर्घटनाओं की तुलना में यह सामान्यतः अधिक जीवित रहने की दर भी दिखाता है। हालांकि एक आपदा ने दुनिया को हिला दिया और एयरशिप के सक्रिय काम का स्तर लगभग सभी देशों में एक साथ कम हो गया। लेकिन घटा हुआ का मतलब यह नहीं है कि यह समाप्त हो गया है। हमारे समय में आप देख सकते हैं कि आधुनिक यात्री एयरशिप जर्मनी के ऊपर उड़ रही है और यह नए फिल्म भविष्य की ओर लौटना का ट्रेलर नहीं है, बल्कि एक वास्तविक पर्यटन व्यवसाय है जिसे वही कंपनी जेपेलिन विकसित कर रही है। आज हमारा एक एयरशिप पर उड़ान होने वाला है। ये मेरी एयरशिप पर पहली उड़ान है और मैं आज आपके साथ अपने अनुभव, भावनाएं साझा करूंगा और कोशिश करूंगा कि जो कुछ भी होगा उसे रिकॉर्ड कर सकूं, ताकि आप सब कुछ अपनी आंखों से देख सकें। हम जेपेलिन संग्रहालय, एयरशिप निर्माण का संग्रहालय भी जाएंगे। हम एयरशिप के इतिहास के बारे में और अधिक जानेंगे और साथ ही जेपेलिन के ग्राफ के बारे में भी। तो दोस्तों, हम जगह पर पहुंच गए हैं और बहुत जल्द हमारी उड़ान होने वाली है। एयरशिप पर 1.5 घंटे की उड़ान। और हम कहाँ हैं? हम सीधे एयरपोर्ट के पास हैं। यह शहर के एयरपोर्ट का एक हिस्सा है। बहुत सुविधाजनक है। सवाल का जवाब देता है कि एयरशिप के लिए बुनियादी ढांचे का क्या होगा। जैसे पहले से मौजूद सभी हवाई अड्डों का उपयोग बिना किसी समस्या के किया जा सकता है, या उनके पास कहीं और उड़ानों के लिए सभी अनुमतियां हैं और बाकी की सभी आवश्यक बुनियादी ढांचा। यहाँ बहुत कुछ तुरंत यह बताता है कि हम एक ऐसे स्थान पर हैं जहाँ एयरशिप उड़ती हैं। सबसे पहले उन्हें तुरंत आसमान में देखा जा सकता है इस स्थान के पास पहुँचते ही। दूसरे, यहाँ कई हैंगर हैं जहाँ उन्हें रखा जाता है और यहाँ कई विभिन्न मूर्तियाँ और स्मारक भी हैं जहाँ एयरशिप का चित्रण किया गया है। तो चलिए देखते हैं कि हम कैसे सुरक्षा जाँच से गुजरेंगे और सीधे एयरशिप पर चढ़ेंगे। हम चेक इन देख रहे हैं, उड़ान के लिए पंजीकरण। अब हम इसी में व्यस्त होंगे। बिलेट मिल गया। पंजीकरण में लगभग 3 मिनट लगे। सब कुछ बहुत तेज था। यह विमान के टिकट की तरह ही है। हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमारे पास आरामदायक रेस्तरां है। उड़ान से पहले और बाद में आराम करने के लिए सब कुछ किया जा सकता है। और वहाँ हम एक जगह देखते हैं जहाँ एयरशिप सीधे हमारे पास आएंगी। हम लैंडिंग का इंतजार कर रहे हैं। हम हवाई अड्डे पर हैं। वहां आप देख सकते हैं कि एक विमान उड़ान भर रहा है और यहाँ हमारे पास एक डायरेक्टिबल उड़ रहा है। देखिए, है ना, ये वास्तव में बहुत प्रभावशाली है।
अब यात्री उतरेंगे और हम इसमें बैठेंगे, यह हमारी उड़ान होगी। खैर, निश्चित रूप से डायरेजिबल बहुत प्रभावशाली दिखता है। यह उल्लेख करना चाहूँगा कि विमान उड़ान भर चुके हैं, यानी हम सक्रिय हवाई अड्डे पर हैं, जहां डायरेजिबल और विमान एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से कोएग्जिस्ट करते हैं। डायरेजिबल पर सवारी करने के इच्छुक लोगों की संख्या पर ध्यान दें। हर दिन यहाँ दुनिया भर से पर्यटक आते हैं और ऐसा लगता है कि किसी को भी दुर्घटना की कहानी से कोई परेशानी नहीं है। हालांकि यहाँ कोई इसे छुपाता नहीं है। इसके विपरीत डायरेजिबल हिंडनबर्ग की याद में विशेष ध्यान दिया जाता है। तो हम काफी सुचारू और बहुत तेजी से उड़ान भरना शुरू कर रहे हैं। और ये हैं वही हैंगर जहां डायरेजिबल रखे जाते हैं, जिनके बारे में हम आज आपसे बात कर चुके हैं। यह बहुत अच्छा है कि डायरेजिबल सामान्य विमानों के साथ और सामान्य नागरिक हवाई अड्डे की अवसंरचना के साथ आसानी से सह अस्तित्व कर सकते हैं। बेशक यह तुरंत डायरेजिबलों के संभावित संचालन स्थलों और उड़ानों की सुरक्षा को और अधिक बढ़ाता है। उड़ान के दौरान अद्भुत दृश्य खुलते थे और पावेल ने कल्पना की कि रूस में कितनी अविश्वसनीय सुंदरता देखी जा सकेगी जब डायरेजिबल फिर से अपनी उड़ानें शुरू करेंगे। चलिए रूस में डायरेजिबलों के इतिहास पर वापस चलते हैं। उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि हमने कभी भी उनके विकास और निर्माण को नहीं रोका। हाल ही में हमने अपने आंखों से किरजाच व्लादिमीर क्षेत्र में एक कारखाना देखा। यह वास्तव में रूसी डायरेजिबल निर्माण का एक केंद्र है जहाँ सभी तकनीकें संरक्षित हैं। हम उन्हें नए पीढ़ी के डायरेजिबलों के डिजाइन और लॉन्च के लिए उपयोग करेंगे ताकि अगली उड़ान एक रूसी डायरेजिबल से अल्ताई या बैकाल के ऊपर उड़ान भरते हुए फिल्माई जा सके। लेकिन फिलहाल हम जर्मनी लौट रहे हैं। हाँ, निश्चित रूप से वास्तव में तुरंत यह विचार आता है कि डायरेजिबल शहरों के बीच क्यों नहीं उड़ते। यह वास्तव में बहुत सुविधाजनक होगा। हम बहुत जल्दी उड़ान भर गए पंजीकरण में, समय बर्बाद नहीं किया और तदनुसार इसमें समय उतना ही लगा जितना कि अगर हम एक सामान्य बस स्टैंड पर ही आते। इसीलिए डायरेजिबल के उड़ान भरने के लिए बहुत अधिक स्थान की आवश्यकता नहीं होती है। आप देख सकते हैं कि वहाँ एक बहुत छोटी जगह है जहाँ वह उतरता है। मूल रूप से डायरेजिबल की लैंडिंग के लिए स्थान किसी भी जगह व्यवस्थित किया जा सकता है। हम आसानी से उड़ान भर गए। हम आराम से अपनी यात्रा जारी रख रहे हैं। अगर उदाहरण के लिए मॉस्को सेंट पीटर्सबर्ग के बीच उड़ानें संभव होती तो मुझे लगता है कि यह बहुत मांग में होती, क्योंकि इसके अलावा कि हमें आनंद मिलता है, यह वास्तव में उपयोगी है। यह वास्तव में तेज, आरामदायक और आवश्यक है। बिल्कुल, जब आप एक असली डायरेजिबल को छूते हैं, यहाँ वे हर दिन उड़ते हैं। डायरेजिबल हमारे पास से लगातार उड़ान भरते हैं जैसे सड़क पर कारें गुजरती हैं, लेकिन आप समझने लगते हैं कि यह सब अधिक से अधिक वास्तविक है। कुछ लोग मानते हैं कि डायरेजिबल कभी बहुत पहले थे, अब उनका उपयोग नहीं होता, लेकिन जब आप यहाँ आते हैं तो आपको लगता है कि ये कुछ पूरी तरह से सामान्य है और तुम समझते हो कि वे वास्तव में सुंदर हैं, वे वास्तव में बहुत आरामदायक और सुरक्षित हैं। और एक और बड़ा इरादा पैदा होता है कि हम सभी प्रयास करें ताकि वे हमारे रूस में प्रकट हों। दृश्य अद्भुत हैं, हम उड़ रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। निश्चित रूप से जेपेलिन कंपनी के लिए यह एक बहुत अच्छा गंभीर व्यवसाय है, यह कोई मनोरंजन नहीं है। जेपेलिन पहले से ही पैसे कमा सकते हैं और कमा रहे हैं। जेपेलिन कंपनी पर्यटक जेपेलिनों के साथ साथ कभी कभी अन्य कंपनियों और संगठनों को जेपेलिन बेचकर भी काफी गंभीर पैसे कमाती है। इसलिए यहाँ तक कि इस स्तर पर हाँ, अब पैसे कमाना संभव है, यहाँ तक कि ऐसे उड़ानों का आयोजन करके, लेकिन यहाँ भी पैसे सरकारी हैं। और जबकि हम उड़ान जारी रखते हैं, मैं आपको हमारे जर्मन साझेदार इवान बुडबाख से मिलवाता हूँ, जो इस पूरे समय पावेल के साथ उड़ान का आनंद ले रहे थे। जल्द ही इवान बुडबाख एक चालक और पायलट का साक्षात्कार लेंगे और साथ ही जेपेलिन संग्रहालय का दौरा भी कराएंगे। हम 2 मोर्चों की ओर उड़ान भर रहे हैं। यदि इस मामले में मौसम अनुकूल नहीं है तो आमतौर पर सुबह 9 से शाम 7 बजे तक, और तब लगभग 2 जोड़े समय के दौरान, क्या 9 से 19 घंटे 2 मंजिलों में।
हम 12 घंटे नहीं उड़ेंगे और फिर शुक्रवार को क्रू पर संक्रमण होगा। क्या ये 2 उड़ानें एक साथ होंगी या नहीं, ये स्पष्ट नहीं है। हाँ, उच्च मौसम में वे एक साथ उड़ान भरते हैं। संभव है कि उनमें से एक टूर पर होगा। हम अन्य स्थानों पर उड़ान भरने वालों को भी आमंत्रित करते हैं। उदाहरण के लिए फ्रैंकफर्ट, कोलोन, बोन या मिन्स्क में, या हम पूरे यूरोप में यात्रा कर चुके हैं। आप पायलट के लिए टिप्पणियों में विवरण पूछ सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर यह विमानन के लिए एक बहुत सुरक्षित उपकरण है। हीलियम एक नम गैस है, ये संकुचित नहीं होती, यानी कुछ मामलों में ये सुरक्षित है, जैसे कि जेपेलिन के पहले। फिर मोटर पर नम गैस है, लेकिन यह गोंडोला पर नहीं है। और उदाहरण के लिए जेपेलिन केवल एक मोटर की मदद से नीचे नहीं आ सकता, यानी अगर आप हवा में हैं तो हीलियम आपको नीचे की ओर धकेलता है और वे नीचे आने लगते हैं। इसीलिए यह एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। और वे नीचे आने लगते हैं, इसलिए ये बहुत सुरक्षित एयरपोर्ट है। मैं इस एयरपोर्ट पर 1 साल से तैयार हूँ और मैंने लगभग मई 2023 में इस एयरपोर्ट से उड़ान भरना शुरू किया। सही ही है, एयरपोर्ट पर पायलट बनने की इच्छा है। उसे एक पेशेवर पायलट होना चाहिए, जैसे हाथ से संचालित विमानों पर या विमानवाहक पोतों पर। फोनेटिप्स के सहयोगी हैं। हमारे पास एक सहयोगी है जो विमानन क्षेत्र से आता है और हमारे पास एक सहयोगी है जो सैनिकों में से है। मैं उड़ान भर चुका हूँ। यात्री विमानों की संख्या में वृद्धि हो रही है और अब यहाँ अधिक विमान हैं। यात्री विमानों की सुविधा में सुधार हो रहा है और अधिक विमान यहाँ आ रहे हैं। यात्री विमानों की सुरक्षा में भी सुधार किया जा रहा है। आपने मुझसे पूछा था कि यह कैसे काम करता है और हम धीरे धीरे और धीमे होते जा रहे हैं। यह प्रक्रिया बहुत ही दिलचस्प है और इसमें कई चरण शामिल हैं। ये एक जटिल प्रणाली है जो समय के साथ विकसित होती है और लगभग 30 किमी प्रति घंटे की गति पर लीवर का प्रभाव लगभग नहीं होगा। इसलिए हम 4 प्रोपेलर के साथ शोर के वेक्टर नियंत्रण पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। इसका मतलब है कि हम अपने 4 प्रोपेलर के साथ नियंत्रण करते हैं। डायरेक्ट पर उड़ान अद्भुत है। यह एक अलग परिवहन साधन है। इसे विमान के साथ तुलना नहीं की जा सकती और इसे तो बिना नियंत्रण वाले गुब्बारे के साथ भी तुलना नहीं की जा सकती। यह कुछ और है। इसमें उड़ान आरामदायक और सुरक्षित है, यानी जब आप उड़ते हैं तो आप इसे महसूस करते हैं। ये बिल्कुल भी डरावना नहीं है। इसमें डायरेक्ट को उड़ान भरने के लिए बहुत कम जगह की थोड़ी अधिक आवश्यकता होती है और यह नियंत्रित होता है, जैसे कि यह विमान के सभी लाभों और हेलीकॉप्टर के सभी लाभों को एकत्र करता है। इस दौरान आप जानते हैं कि यह समान कार्य करने वाले परिवहन साधनों की तुलना में बहुत सस्ता है। लेकिन अगर हम विशेष रूप से पर्यटन की बात करें, जो हमने आज देखा, तो शायद इसके प्रतियोगी नहीं है, क्योंकि विमान से अपने चारों ओर के दृश्यों का आनंद लेना आप बस समय नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि वह तेजी से उड़ता है। वहाँ छोटे खिड़कियां हैं, यहाँ बड़ी खिड़कियां हैं, वे खुली हैं, तुम जितना चाहो देख सकते हो, तुम सैलून में चल सकते हो। पर्यटन के दृष्टिकोण से यह निश्चित रूप से अविश्वसनीय है, अविश्वसनीय रूप से संभावनाशील। और यहाँ जेपेलिन कंपनी वास्तव में पर्यटन में लगी हुई है और वे इस पर बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। इसलिए यह दिशा पहले से ही कि व्यावसायिक रूप से सफल है। यहीं पर डायरेक्ट में पैसे हैं। बेशक यह सभी जगह नहीं है जहां डायरेक्ट का उपयोग किया जा सकता है। यहाँ तक कि ऐसे डायरेक्ट पर मुझे यकीन है आसानी से शहरों के बीच उड़ानें करना मांग में होगा। यह सुविधाजनक और आरामदायक होगा, क्योंकि इसमें चढ़ाई और उतराई में ज्यादा समय नहीं लगता और वहाँ कोई बड़ी कतारें नहीं होती जैसे कि हवाई अड्डे पर होती हैं। मुझे नहीं पता कि वे ऐसे उड़ानों का आयोजन क्यों नहीं कर रहे हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि वे इस दिशा में बढ़ेंगे। यहाँ सब कुछ बहुत सक्रियता से विकसित हो रहा है। संग्रहालय में विभिन्न प्रदर्शनी हैं जिनमें डायरेक्ट के मॉडल से लेकर उनके असली हिस्सों तक शामिल हैं। साथ ही डायरेक्ट पर आधारित किताबें और ब्रोशर भी हैं। लेकिन निश्चित रूप से सबसे दिलचस्प बात यह है कि जेपेलिन के विकास का इतिहास और हिंडनबर्ग। यहाँ हमारे पीछे शायद एक डिजाइन कार्यालय है या कुछ और ऐसा। हम अंदर थोड़ी देर के लिए जाएंगे। वहाँ डायरेक्ट के विकास के बारे में एक छोटी सी एक्सकर्शन होगी और बाद में वहाँ एक दरवाज़ा है जो एल्लिंग की ओर जाता है और वहाँ हम एक निर्माणाधीन डायरेक्ट देखते हैं। वर्तमान में, जैसा कि हमने पहले कहा, मुश्किल से यहाँ पर फ्रेडरिक्सहाफन के ऊपर उड़ान में, और यहाँ तीसरा निर्माण कार्य विकास में है। यह काउंट जेपेलिन है।
यह इस महान और शानदार एयरशिप परियोजना के विकासकर्ता और निर्माता हैं, जिसका नाम जेपेलिन है। काउंट जेपेलिन, हम उसे तस्वीर में देख रहे हैं। इस वायु जहाज़ों के क्षेत्र की सेवा कैसे की जाती है, यहाँ लिखा है कि स्टाफ और विभिन्न मैकेनिक हैं। हम यहाँ देख रहे हैं कि जहाज़ कैसे संचालित होता है। यहाँ तकनीकी डेटा, गति है, लंबाई 75 मीटर, अधिकतम चौड़ाई 20 मीटर, ऊंचाई 17 मीटर है। और यह क्या है? हम एक गुब्बारे के बारे में बात कर रहे हैं, बस गुब्बारा कहा जाता है। हम इस पर बहस कर रहे थे। ये वह है जो ऊपर से दिखता है। हाँ, यह गोंडोला है जहाँ हम यात्री के रूप में थे। तो 14 से 16 बैठने की जगह हो सकती है। कक्ष 29 घन मीटर का है। तो तकनीकी रूप से अधिकतम गति 125 किमी प्रति घंटा है। लिखा है लंबाई, दूरी 1000 किमी और अधिकतम ऊंचाई 3000 किलोमीटर तक डायरेक्ट उठ सकता है। तो हम इस संरचना को अब हमारे ऊपर वास्तविक प्रारूप में देख सकते हैं। यह धातु से बनी है, जैसे इसे इकट्ठा किया जाता है। हम कई तत्वों के संयोजन को देख रहे हैं। तो अगर हम सभी चित्रों का अवलोकन करेंगे तो हम देखते हैं कि यह बस एक संग्रह है, जैसे कि यह हैंगर में प्रक्रिया के दौरान होता है। अगर हम दरवाजे के माध्यम से संक्षेप में झांकें तो हम इस समय या तो एक गुब्बारा देखेंगे या कुछ ढका हुआ है और नीचे कुछ मॉन्टेज हो रहे हैं। डायरेक्ट की असेंबली। यहाँ 3 डायरेक्ट को स्थिति में रखा जा सकता है। 2 जो वर्तमान में यात्रा पर हैं और पर्यटकों को ले जा रहे हैं, और 1 जो वर्तमान में असेंबली की प्रक्रिया में है। और अब हम जेपेलिन के इतिहास के करीब हैं। महत्वपूर्ण और दिलचस्प क्षणों पर संक्षेप में बात करेंगे। यहाँ इसका जन्म हुआ। ये सबसे पहले के जहाज थे जिन्हें काउंट जेपेलिन या कुछ अन्य विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया गया था। ये सबसे पहला था, सबसे पहला जहाज जो उड़ान भरा या ऊपर उठा। यहाँ कुछ तस्वीरें हैं जो हम देख रहे हैं। ये 1900 में ऐसे जहाज की पहली उड़ान थी। लगता है कि लगभग 6 जून को। यही से जेपेलिन के वायुयानों की पूरी कहानी शुरू हुई। और हम यहाँ पहले बड़े ऐसे जहाज को देख रहे हैं जिसे सेना के लिए बनाया गया था, क्योंकि इस क्षण में इसमें बहुत बड़ी रुचि थी और सेना इसे अपने उपयोग के लिए इस्तेमाल करना चाहती थी। और हम देखते हैं कि उस समय यहाँ कौन सा इंजन इस्तेमाल किया गया था। यहाँ दिखाया गया है कि बैलून किससे बनाए गए थे। ये गायों की आंतें हैं। इसके लिए 700,000 गायों का उपयोग किया गया, जो पूरे यूरोप, रूस और दुनिया भर से इकट्ठा की गई थीं, इस तरह के बड़े गुब्बारे बनाने के लिए, ताकि वे इस जहाज को ऊपर ही उठा सकें। कुल मिलाकर 130 जहाज बनाए गए। 129वें, जो हमने आगे देखा, अचानक एक दुर्घटना हुई, विस्फोट हुआ और 130वां जहाज कभी ऊपर नहीं उठा। यहाँ जेपेलिन की कहानी समाप्त होती है और हम यहाँ स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि जेपेलिन नंबर 128, ऐसा लगता है उसने लगभग 40 दिनों में लगभग दुनिया का चक्कर लगभग लगाया। यहाँ लाल या इन विभिन्न रंगों में सभी कनेक्शन दिखाए गए हैं जहाँ एक समय पर एयरशिप उड़ान भरी थी। और यहाँ हम लाल देखते हैं। ये 40 दिनों में इस पट्टी के चारों ओर है। धरती चारों ओर यह उड़ान पूरी की गई थी। हम अब उस सैलून में हैं जो कभी अपने असली आकार में बड़े जहाज हिंडनबर्ग में था, जो जल गया। यहाँ हम चढ़ाई का सीढ़ी देख रहे हैं और अब हम आपको दिखाएंगे। चलिए, यहाँ हमारे केबिन हैं और यहाँ हम आपको दिखाएंगे जहाँ लोग आराम करते थे, जब लोग यात्रा कर रहे थे और अपने सकारात्मक स्थान पर बैठ सकते थे, पढ़ सकते थे, आराम कर सकते थे, खिड़कियों से देख सकते थे, जैसे कि हम यहाँ देखते हैं विशाल खिड़कियाँ जो बाहर के दृश्य को देखने
और यात्रियों द्वारा आनंद लेने का अवसर प्रदान करती हैं। आपने चारों ओर देखा जो पक्षी की दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। तो यहाँ वह नक्शा है जिसके बारे में हम नीचे बात कर रहे थे, जहाँ विभिन्न कनेक्शन मार्ग दिखाए गए हैं, जैसे लोग हमारे सुंदर विश्व को खोजते थे। जहाज़ों, विमानों और हिंडनबर्ग जैसे डायरेक्ट एयरशिप के माध्यम से। ये सब विलासिता है, ये एक सदी पहले की विलासिता है। 1930 वर्ष तो ऐसा था अंदर का हिंडनबर्ग एयरशिप का सैलून, जहां लोग वास्तव में उड़ान का आनंद ले सकते थे। कल्पना कीजिए कि आज आधुनिक तकनीकों के साथ क्या किया जा सकता है, एयरशिप कितनी आरामदायक हो सकती है। यह निश्चित रूप से एक पूरी तरह से अलग परिवहन का प्रकार है। अगर आकार की बात करें तो हम वास्तव में एक छोटे से कक्ष में हैं, ताकि बस माहौल को समझ सकें। और हम यह कल्पना करने की कोशिश कर सकते हैं कि ये बड़ा था। वास्तव में ये एक ऐसा हवाई होटल, वास्तव में हवाई यॉट, हवाई लाइटर था। आकार लगभग 10 मीटर, अधिकतम 12 मीटर था और खुद का विमान 225 मीटर आकार का था। ये जैसे एक बड़ा बादल है जो आसमान में घूम रहा है। हम फिर से नवा कंपनी के कार्यालय में लौट आए हैं और बहुत जल्द यहाँ आधुनिक एयरशिप का निर्माण किया जाएगा। यहाँ पहले से ही एक बड़ी टीम के निर्माणकर्ता, तकनीशियन, सलाहकार और अन्य विशेषज्ञ आ रहे हैं जो कंपनी के लिए आवश्यक हैं। और मुझे यकीन है कि बहुत जल्द हम ऐतिहासिक न्याय को बहाल करेंगे और फिर से विश्व एयरशिप निर्माण में नेता बनेंगे। और निश्चित रूप से यह उन लोगों की वजह से होगा जो रूसी नवाचारों और प्रौद्योगिकियों का समर्थन करना चाहते हैं। दोस्तों, अगर आप देखना चाहते हैं कि परियोजना और नवा कंपनी कैसे विकसित हो रही है और जब हम अपनी पहली स्वनिर्मित एयरशिप लॉन्च करेंगे, तो हमारी सभी सोशल मीडिया पर फॉलो करना न भूलें। साथ ही नीचे दिए गए लिंक पर जाएं और परियोजना के बारे में विस्तृत जानकारी पढ़ें। याद रखें, जितना अधिक आप परियोजना का समर्थन करेंगे, उतनी तेजी से परियोजना लागू होगी और कंपनी अपनी खुद की एयरशिप लॉन्च करेगी। सभी का धन्यवाद और अगले वीडियो में मिलते हैं।